देखिए, हम लोगों को मेरा प्यारा बच्चा जितनी भी चीजें अभी तक आप लोगों ने पढ़ी थी, आप लोगों ने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा था मेरा प्यारा बच्चा वो था कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने 4 तरीके की कॉलगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, जिसमें से एक जो था वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक आपके सामने आ रहा था जिसे हम बोलते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक हम लोगों ने पढ़ा था जिसे हम लोग बोलते थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक हम लोगों ने पढ़ा था जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी और सीखी हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो यार एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? अगर आप नाम देखो तो आपको पता चलता है कि एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल ना हो, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। मतलब क्या हुआ इस चीज का? आप ऐसे समझो कि मैंने माना कोई भी कॉलगेटिव प्रॉपर्टी ले लिया, हमने कोई भी कॉलगेटिव प्रॉपर्टी लिया। जैसे एक एग्जांपल आपने ले लिया, लेट सपोज आपने एक एग्जांपल ले लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ले लिया। अब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो फॉर्मूला निकल के आता था वो क्या निकल के आता था? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम का फॉर्मूला होता था डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आता था? एम बी इंटू एम स्मॉल एम होता था तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये फॉर्मूला निकलता था। आप लोगों को यह भी पता है कि किसी भी कॉलगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग एक मेन अपना एम रखते हैं, और वो क्या एम रखते हैं? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकालने का, एमबी निकालने का एम तुम लोग रखते हो। अब माना तुम एमबी निकालो एक एग्जाम्पल के थ्रू, माना ये न्यूमेरिकल कुछ ऐसा होता, न्यूमेरिकल कुछ ऐसा होता कि भैया जी हमने क्या किया कि जो यूरिया लिया था उस यूरिया को डिजोल्व किया था इसके अंदर, हमने यूरिया को डिजोल्व किया था इसके अंदर। जब हमने यूरिया को इसके अंदर डिजोल्व किया था और फला फला इतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। अब तुम एमबी निकालो तो पता चला कि जब तुम फॉर्मूला लगा के एमबी निकालोगे तो आपका एमबी जो निकलेगा वो 60 ग्राम के आसपास निकलेगा, 60 ग्राम पर मोल के आसपास निकलेगा। और अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला लगाने का मतलब NH2CO NH2, इस फॉर्मूले में सबका मास अगर ऐड करो तब भी अगर आप देखो तो उस केस में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भैया जी जो टोटल मास आ रहा है वो इसमें भी कितना आ रहा है? 60 ग्राम पर मोल। मतलब ये हुआ कि जो रियलिटी में सॉल्यूट का मोलर मास था, जो सॉल्यूट था उसका जो एमबी जितना था उतना ही एमबी एक्चुअली में निकल के आ रहा है जब तो हम कॉलगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं। तो अगर जितना मोलर मास होता है उतना ही निकल के आया कॉलगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से, तो मतलब ये समझो कि जो एमबी निकला है वो एमबी क्या निकला है मेरा प्यारा बच्चा? वो निकला है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। वो क्या निकला है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकला है। लेकिन ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन, लेकिन अब मेरी चीज बहुत अच्छे से सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तब चीज समझ में आएगी। लेकिन का क्या मतलब है कि अगर सॉल्यूट जो होता है वो अगर गलती से, अगर जो हमने सॉल्यूट लिया है जो पानी के अंदर जा रहा था, ये मेनली 2 तरीके के होते हैं आपके सिलेबस में या न्यूमेरिकल में 2 तरीके के लिए गए हैं। पहला सॉल्यूट कैसा लिया गया है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? अगर माना कोई न्यूमेरिकल में लिखा हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि भैया वो जब पानी में जाएगा तो डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, ये पानी में जाके टूटेगा नहीं, तभी तो इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज किया गया है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पानी में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, ये पानी में भैया जाके डिसोसिएट नहीं होगा। या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे तुम जानते ही हो जो पानी में जाके नहीं टूटते हैं, जैसे शुगर हो गया, ये पानी में जाके नहीं टूटता है। यूरिया हो गया, ये पानी में जाके नहीं टूटता है। माना सुक्रोज हो गया, ये पानी में जाके नहीं टूटता है, एक्सेट्रा। बड़ा अजीब और सरप्राइज तुमको ये लगेगा कि तुम पिछली जो चार कॉलगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, चारों कॉलगेटिव प्रॉपर्टी के चाहे जितने न्यूमेरिकल देख लो, हर न्यूमेरिकल में तुमको बड़ा अजीब और अच्छी चीज ये देखने को मिलेगी कि या तो तुमको
ये वर्ड देखने को मिला होगा। क्या वर्ड देखने को मिला होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड देखने को मिला होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड देखने को मिला होगा, नहीं तो शुगर, यूरिया, सुक्रोज, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिले होंगे। मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया था जो इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाके ब्रेक नहीं होता है। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाके ब्रेक ना हो, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब वो किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, तब जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे एमबी निकालने के लिए, तब जो एमबी निकलेगा वो नॉर्मल ही निकलेगा। नॉर्मल ही निकलेगा का मतलब कि जितना एक्चुअली में जो मोलर मास होता है सॉल्यूट का, उतना ही मोलर मास निकलेगा। लेकिन अब हम एक नया केस सीख रहे हैं। ये नया केस ये कहता है कि अगर जो सॉल्यूट है, अगर माना वो डिसोसिएटेड, अगर माना वो क्या हुआ, डिसोसिएटेड, या फिर वो एसोसिएटेड नेचर का है। सर व्हाट इज मीन बाय डिसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड नेचर का? तुम देखोगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो पानी में जाके ब्रेक हो जाते हैं, जैसे NaCl पानी में गया, Na+ में Cl- में टूट गया। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाके टूट जाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो पानी में जाके जुड़ने लगते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। तो जो जुड़ जाते हैं उसको एसोसिएट, जो कम हो जाते हैं वो डिसोसिएट। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड या सॉल्यूट एसोसिएटेड नेचर का होगा, तो ऐसी कंडीशन में तुम जो एमबी निकालोगे, दैट मॉलिक्यूलर मास, वो एमबी जो होगा वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के इक्वल नहीं निकलेगा, वो नॉर्मल मोलर मास के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या? अगर वो डिसोसिएटेड नेचर का है, कौन? अगर मतलब कौन? ये जो सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का है, तो ऐसी कंडीशन में मेरा प्यारा बच्चा जो एमबी निकल के आता है एक्चुअली में वो क्या निकल के आएगा? कम निकल के आएगा, लेस देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, लेस देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जो नॉर्मल एमबी होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है, उससे कम निकलेगा अगर सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएटेड नेचर का है। मैं भी डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लो, क्यों ये सब डिस्कस करूंगा। थ्योरी है तो समझना तो उसको भी पड़ेगा। और अगर सॉल्यूट एसोसिएटेड नेचर का है, तो जो तुम एमबी निकालोगे कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड का मतलब जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से, वो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा, मोर देन क्या निकलेगा? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। वो नॉर्मल एमबी से क्या निकलेगा? ज्यादा, अगर एसोसिएटेड नेचर का है। यही जो एमबी कम और ज्यादा निकल रहा है, भाई कॉलगेटिव प्रॉपर्टी से निकल के आना चाहिए था जो एक्चुअली होता है, लेकिन यही जो कम और ज्यादा निकल रहा है एमबी, इसी को ही हम क्या नाम देते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कम और ज्यादा क्यों हो गया? देखो बेटा, आप लोगों को एक बात तो पता है, मैं तुमसे ये कहूं कि सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का हो है, तो जब अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का है तो पानी में जाके टूटेगा। जहां वो पहले एक मॉलिक्यूल के तौर पे काउंट हो रहा था, अब 2 मॉलिक्यूल के तौर पे काउंट होगा, या जितने में टूटेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है, बताना जरा हमें, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे बच्चों? कम कि ज्यादा? वेरी गुड। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल उस केस में क्या हो जाएंगे मेरा प्यारा बच्चा? इंक्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल सीधी सी चीज है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? कॉलगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? वाह रे वाह, ये इंक्रीज ही तो होगी। ये तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनेशन ही है भैया, ये तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनेशन ही है। क्या कॉलगेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनेशन है? कि कॉलगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? कॉलगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ये तो उसकी डिफिनेशन ही थी। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, सीधी सी चीज है कि जब सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी, क्योंकि यही डिफिनेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हमको बताओ कि कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, यहां देखो ये कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है, कोई भी कॉलगेटिव प्रॉपर्टी एमबी के साथ कैसे रिलेट करती है? इनवर्सली कि डायरेक्टली? इनवर्सली। इनवर्सली मतलब क्या हुआ कि अगर कॉलगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा निकल के आ रहा होगा तो एमबी क्या निकल के आएगा? कम। तो जो एमबी तुम कैलकुलेट करके लाओगे वो कम निकल के आएगा।
चीज क्लियर हो रही होगी। मतलब यही हम कह रहे हैं कि अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का है तो तुम देखोगे कि डिसोसिएटेड नेचर के केस में जो एमबी निकालोगे वो जो एक्चुअल एमबी होता है उतना नहीं निकलेगा, उससे कम निकलेगा। आप इसी इसी जैसा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट दूसरी तरफ लगा लो लगोगे, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। कैसे लगाओगे? आप ऐसे बोलोगे कि अगर माना जो सॉल्यूट होता है, ऐसे बोलोगे कि अगर जो सॉल्यूट होता है वो एसोसिएटेड नेचर का है, एसोसिएटेड नेचर का है, तो जब जुड़ेगा तो जुड़ने पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जुड़ने पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ये क्या हो जाएंगे? कम। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होंगे तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो कम हो जाएगी। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी तो एमबी क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। वाइवा में भी पूछ सकता है, बाकी आना भी चाहिए। कोई तुमसे पूछे व्हाट इज मीन बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, आप क्या बोलोगे? सर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली में जब सॉल्यूट डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नेचर का होता है उस केस में जब हम एमबी को कैलकुलेट करते हैं किससे? कॉलगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से, तब जो एमबी निकलता है ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा। यही जो वेरिएशन हो रहा है और वेरी करके जो एमबी निकल रहा है, इसी एमबी को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। इतनी चीज क्लियर हुई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं इतने में? नो सर। चलो, जब अगर कोई डाउट नहीं है तो इतनी चीज समझ लिया तुमने। क्या समझ लिया? कि सॉल्यूट जितने अभी तक हमने पढ़े थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, वो पानी में जाके ना तो टूटते थे ना तो एसोसिएट होते थे। एक बार बता दीजिए। मैं बता दूंगा बेटा, उसके लिए परेशान मत हुआ करो। मैंने आपसे ये कहा कि सबसे पहले जितने पुराने न्यूमेरिकल हमने पढ़े थे उन पुराने न्यूमेरिकल में एक सीधी सी चीज ये है कि जो भी सॉल्यूट तुम लेते थे वो ना तो टूटता था ना तो एसोसिएट होता था। लेकिन अब तुम सॉल्यूट टूटने वाला या एसोसिएट होने वाला देखोगे। अब मेरे सामने एक नई हेडिंग है, इस नई हेडिंग का नाम क्या है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, वैसे लिखा भी है देखो। इसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। जो नई हेडिंग है वो है वांट ऑफ फैक्टर। सर ये वांट ऑफ फैक्टर क्या चीज होती है? वांट ऑफ फैक्टर एक्चुअली में एक रेशियो है। वांट ऑफ फैक्टर एक्चुअली में एक रेशियो है। देखो किस चीज का रेशियो है? वांट ऑफ फैक्टर एक रेशियो है। किसका रेशियो है जी? ये रेशियो है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या? कि जब तुम फॉर्मूला लगाओ, जैसे तुमने माना फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हो वो ऑब्जर्व्ड है, और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो दी होगी कि भैया इतनी इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कहेगा कि अब वो जब न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब तक बस इतना याद रखो कि एक जो नॉर्मल जितना इलिवेशन होना चाहिए और एक जब सॉल्यूट डिसोसिएटेड या एसोसिएट आ गया, उस केस में जब गड़बड़ हो जाता है तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकलेगी। तो वहां पर कुछ रिलेशन ऐसा ही रहेगा। सिमिलरली यहां पर दो मॉलिक्यूलर मास है, एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एक ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? कि जो नॉर्मली सॉल्यूट है। नॉर्मली सॉल्यूट का मतलब क्या? जैसे भैया अभी हमने कहा कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने कहा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जब नॉर्मल तुम सॉल्व करो, नॉर्मल सॉल्व करने का मतलब C6H12O6 कितना निकलेगा? 180। और एक है ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व करने का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से जब तुम निकालोगे एमबी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जब तुम एमबी निकालोगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरा प्यारा बच्चा? उसे बोलेंगे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास के रेशियो के इक्वल होता है। और आपको पता है कि मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली है, इसलिए फॉर्मूला भी देखो पलट गया। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा वो धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा, आप परेशान मत हो। आप बस केवल इतना याद रखना, कोई पूछे अगर डेफिनेशन कि वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, वांट ऑफ फैक्टर को मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करता हूं। स्मॉल आई का मतलब ये आयोटा नहीं हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ये वाला नहीं है। यहां पर ये जो आई है वो आई क्या रिप्रेजेंट करता है? वांट ऑफ फैक्टर को। कोई पूछे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आप कहोगे कि वांट ऑफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो सॉल्यूट के डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नेचर के बारे में बताएगा। वो ये बताएगा कि सॉल्यूट डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नेचर का है। बिल्कुल क्लियर बात। अब देखो, जितना नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है, जितना नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर उतना ही ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकले तब तो वो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बराबर निकले, मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट ना तो टूटेगा ना तो एसोसिएट होगा, वही तो होगा। इसीलिए देखो क्या होगा, जब दोनों इक्वल निकलेंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो तीन कंडीशन देखो निकल के आई। अगर आई की वैल्यू 1 है तो सॉल्यूट जो है वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है।
मतलब वो पानी में जाके ना तो टूट रहा है ना तो एसोसिएट हो रहा है। लेकिन अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का है। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में उठा लो कि अगर सॉल्यूट जो है, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो समझ जाना कि सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएटेड नेचर का है, तभी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 निकलेगी। और आई की वैल्यू लेस देन 1 तो मतलब सॉल्यूट जो है वो एसोसिएटेड नेचर का है, वो पानी में जाके एसोसिएट हो जा रहा है। हमने बताया कि डिसोसिएट और एसोसिएट होने से फर्क क्या पड़ता है, और ये जो फर्क है वो तुम यहां से आई के थ्रू कंपेयर कर सकते हो। अभी हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जब डिसोसिएटेड नेचर का है, भाई क्यों ये बना कैसे, अगर ये इस पे आओ, हमने क्या बोला था कि अगर डिसोसिएटेड नेचर का है तो एमबी क्या निकलेगा, बोलो जरा। यही तो बोला था ना कि एमबी जो निकलेगा मतलब हाँ, जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से निकलेगा वो कम निकलेगा। तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से जो एमबी है वो नीचे वाला है, वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा तो पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब आई की वैल्यू देखो ग्रेटर। दो तीन चीजें क्लियर कर लो। वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है? वांट ऑफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो हेल्प करता है ये बताने में कि सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का है कि एसोसिएटेड नेचर का है कि नॉर्मल है। 3 लाइनें ना बोलना हो तो सीधे 1 लाइन बोलो। इट इज अ फैक्टर विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के नेचर के बारे में बताता है। 3 कंडीशन लिख लो, जब भी वांट ऑफ फैक्टर पूछे ना तो ये 3 कंडीशन जरूर लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई 3 कंडीशन लिख दोगे कि भैया अगर सॉल्यूट जो है वो इक्वल है तो नॉर्मल भी है, ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएटेड नेचर का, लेस देन 1 है तो एसोसिएटेड नेचर। चलो ये भी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। मुद्दा ये है कि हम आई निकालेंगे कैसे, मुद्दा ये है आई निकालेंगे कैसे। जो सिखा रहा हूं वो बहुत काम की चीज है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो इसको लेके कंफ्यूज तो बिल्कुल मत होना, कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। आई निकालने के लिए 90% इन्हीं 2 फॉर्मूले से काम चल जाए, 1 2, और तीसरे की तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है, तीसरा तो तुम ऐसे ही सॉल्व कर लेना। ये ऐसे कुछ किताबों में किया गया है कि 2 बार फॉर्मूला लगा लगा के कॉलगेटिव प्रॉपर्टी निकाली गई है तब रखी गई है। एक जैसे वो ऐसे बोलते हैं कि एक जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर देख रहे हो ये न्यूमेरिकल में दी होती है, मतलब किताब के हिसाब से बताऊंगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, ये न्यूमेरिकल में क्या होती है, गिवन होती है। वो ऐसे बोलेगा कि ये फला सॉल्यूट को पानी में डाला, पानी में डालने पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना आया, तो जितना कॉलगेटिव प्रॉपर्टी आया वो मतलब न्यूमेरिकल दे रहा है तो वो ऑब्जर्व हो जाएगा। और एक कॉलगेटिव प्रॉपर्टी हम फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, जिसमें बिना आई, जिसमें आई का यूज हम नहीं करेंगे, बिना आई का यूज किए, क्योंकि आई तक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो किताबों में कभी कभी ये रेशियो का काम चलता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर से लास्ट में, फिर से अभी मैं 2 और मेथड पे आ जाऊं, उसके बाद में ऊपर वाले मेथड पे जाऊं। पहले तो सिंपल वाले मेथड देखिए, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना तो आपका कंटेंट नहीं तैयार रहेगा। इसमें सबसे पहले मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 क्या कहता है, मेथड नंबर 3 पे ध्यान देना। मेथड नंबर 3, ये मेथड तुम तब यूज करोगे जब, ये मेथड तुम तब यूज करोगे जब सॉल्यूट जो हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जो सॉल्यूट जो हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, या फिर लिख दे वो न्यूमेरिकल में, क्या लिख दे न्यूमेरिकल की कंप्लीटली डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड, जैसे वो लिख दे कि सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड ऐसे करके, या दे के अंदाजा लग जाए, जैसे NaCl MgCl2, जैसे CaCl2, कुछ इलेक्ट्रोलाइट तुम जानते हो जो स्ट्रांग होते हैं, जो 9-10 में पढ़े हैं। तो कभी भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अगर दिख जाए तब तो आई आराम से निकल आ जाएगा। कैसे आई निकालोगे, देखो आई निकालने के लिए फिर क्या करोगे जी, आई निकालने के लिए जितने में वो टूटे, जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया MgCl2, ये एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये एक्वस मीडियम या पानी में जाके टूटेगा, कैसे टूटेगा, Mg2+ में, और किस में टूटेगा, 2Cl- में। फॉर्मूला क्या कह रहा है, जितने में टूटे, देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन,
जितने में टूटे, तो कितने में टूट रहा है 1 + 2, टूट कितने हो रहा है 1 + 2, और नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन, वो पहले कितना था 1, पहले वो सिंगल पार्टिकल था, तो देखो आई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। तो सबसे आसान तो तरीका यही है आई की वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर? आई की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला तब फंसता है जब कंप्लीटली डिसोसिएटेड ना हो, व्हेन नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, जब वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड ना हो तब के केस में ध्यान से सुनिएगा। जब वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होगा, मतलब वो कम टूट रहा है, ज्यादा टूट रहा है, मतलब थोड़ा सा कम टूटेगा, तो तब वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसा शब्द यूज होने लगेगा। तब कौन सा शब्द यूज होने लगेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला वर्ड यूज होने लगेगा। क्योंकि अगर, हाँ बोलो कनिष्क, नहीं वाला क्यों? तो बता देते हैं नहीं। तो अभी बताने की जरूरत नहीं, अभी मैं अप्लाई करूंगा ना तब समझ में आएगा। चलिए उसके लिए परेशान ना हो, खाली क्लास मेंटेन रखो, वो समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक, वो हमारी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि जो अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ऐसे थोड़ी, क्योंकि कहानी है, कहानी समझ में नहीं आई, थ्योरी एक बार दिमाग से गुजार लिया, गुजारने के बाद जब अप्लाई करोगे तब उसका रियल मतलब तब पता चलेगा। मेरा अभी पढ़ाने का मतलब है 15-20% बस ये समझ में आया कि हाँ ऐसा कुछ होता है, कैसे करोगे तभी तो समझ पाओगे क्या है। अभी समझो, अगर सॉल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, थोड़ा ध्यान दो, कंप्लीटली डिसोसिएटेड का मतलब पूरा टूट जाए, जैसे MgCl2 पूरा टूट गया, तो किस में टूटेगा 2Mg2+ में 2Cl- में, तो कितने में टूटा 3 में, 1 और 2, 3 में टूटा, और अकेले पहले कितना था 1, तो आई की वैल्यू इतनी निकली। दूसरा फॉर्मूला देख लो, जैसे हमने कहा NaCl, अब NaCl पानी में जाके कैसे टूटेगा Na+ में प्लस Cl- में, तो इसकी आई की वैल्यू बताओ कितनी निकलेगी, कोई लोग बताओ? 2। कैसे? क्योंकि 2 में टूट रहा है और इनिशियली कितना है 1, तो आई की वैल्यू कितनी निकली 2। तो उम्मीद करता हूं कि पहले टाइप वाला आई तो तुम निकाल ले जाओगे। दूसरे टाइप के आई में क्या करना है कि उसमें दिया क्या होता है, उसमें वो लोग ये नहीं कहेंगे कंप्लीटली डिसोसिएटेड, अगर कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा कि कितने परसेंट भैया, माना कोई कहे कि 85%, तो अगर 85% कोई बोला तो इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी है 0.85, जितने परसेंट टूटे। कोई बोले कि 98% टूट गया, तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 0.98, मतलब दूसरा जो केस होगा उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे काम चलता है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे अगर तुम जाओ तो उसमें भी 2 केस लगेंगे, एक केस एसोसिएशन के केस में अलग फार्मूला है, डिसोसिएशन के केस में अलग फार्मूला है। कई जगह पे ये फार्मूला नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने ये फार्मूला बनाया है जैसे टाइम बच जाए, नहीं तो फ्रेमिंग कर करके क्वेश्चन करने पड़ते हैं और लेंदी हो जाएगा। ये फार्मूला कहता क्या है, जैसे माना कोई डिसोसिएट हो रहा है, माना कोई डिसोसिएट हो रहा है 85%, तो अगर 85% डिसोसिएट हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने हो गया 0.85। आई की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, वो कितने में टूटता है ये तो पता होगा ना, भले पूरा ना टूटे। जैसे माना कोई इलेक्ट्रोलाइट लिखा है A2B3, और कोई बोले कि ये डिसोसिएट होता है 85%, लेकिन टूटेगा तो ऐसे ही ना, इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना तो आनी चाहिए। कितने में टूट रहा है 3 तो 5, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, मतलब एन यहां पर क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल में वो टूट रहा है, कितने पार्टिकल में वो डिसोसिएट हो रहा है, सीधी चीज। यहां एन क्या है कि कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, अगर माना 2 पार्टिकल जुड़ के 1 हो रहा है तो एन की वैल्यू 2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट, कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं। ये फॉर्मूले तब समझ में आते हैं, खाली अभी देख लो, जब करने बैठोगे तब समझ में आएगा। आप क्वेश्चन नए नए लेके आओ मुझसे पूछो, तब मैं यही थ्योरी लगा लगा के क्वेश्चन कराऊंगा, कोई अलग थ्योरी नहीं बताऊंगा मैं। कोई भी क्वेश्चन कितना भी कठिन हो यही थ्योरी लगा के बताऊंगा। हमने जो सीखा या आपने जो सीखा या आपको जो बताया गया, भले अभी पूरी तरीके से ना आता हो, लेकिन जितना क्लियर हुआ कि भैया आई निकालना होगा तो 3 फॉर्मूले। पहला कि जब तो पूरा डिसोसिएट हो जाए, अगर पूरा डिसोसिएट हो गया तब तो आसान है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और इनिशियली टेकन। अगर पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो कितना डिसोसिएट होगा, मतलब अल्फा पता होगा, अल्फा पता होगा तो उस बेसिस पे 2 फॉर्मूले हैं, डिसोसिएशन के केस में अलग, एसोसिएशन के केस में अलग। डिसोसिएशन में अल्फा इक्वल टू I-1/n-1, उसमें I-1/n-1, और ये रेयर ऑफ रेयर केस में यूज होता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन ऐसे ही लग जाते हैं। ठीक है, बाकी याद रखो कि ये 3 तरीके होते हैं। अब देखते हैं कहां कैसे क्या यूज होगा।
यहां पे तो न्यूमेरिकल सीधे आ गए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले मैं चाहूंगा कि इसके कुछ बेसिक चीजें समझ लो। क्या बेसिक चीजें समझना है? मैं आता हूं पहले पेज पे, ये पेज पे आ जाता है, उसमें थोड़ी जगह खाली है, सुनता देता हूं। देखो, बेसिक चीज ये समझा रहा हूं कि पहली बात ये समझ लो कि अंतर क्या पड़ा है, ये हम पढ़ा क्या रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये सब चल क्या रहा है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि तुमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत आ गई है अब। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थीम क्या कहता था कि कोई भी सॉल्यूट को डिजोल्व करते थे, डिजोल्व करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता था, फ्ला फ्ला ऐसी बातें। फॉर्मूला इसका क्या निकल के आता था? पी नॉट ए माइनस का पी ए डिवाइडेड बाई क्या निकल के आता था? पी नॉट ए इक्वल टू बनता था काई बी वाले फॉर्मूले में आता था डब्ल्यू बी इंटू एम ए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया सफर करोगे तुम, जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिले। कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, सब कुछ आसान होता है, ये तुम्हारी अपनी मेहनत पे खाली। तो ये पहला फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फॉर्मूला क्या आता था? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम होता है मोलालिटी, फॉर्मूला आता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू मोलालिटी है, तो मोलालिटी के फॉर्मूले में डब्ल्यू ए इन ग्राम होता था। एक एक क्वेश्चन कर डालना चाहिए आपको एनसीईआरटी का, या आप जो भी बुक फॉलो करते हो। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे फिर यार। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू, इसमें भी एम आता था, एम का मतलब डब्ल्यू बी इंटू 1000। मोलालिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम बी इंटू डब्ल्यू एन ग्राम। कौन सी बड़ी बात है। लास्ट एक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका फॉर्मूला पाई इक्वल टू सी आर टी। सी आर टी का मतलब आर इंटू टी, और सी का मतलब मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। सर क्या रीजन है ये हमें फॉर्मूले याद करा रहे या दोबारा दिखा रहे हो? मतलब दोबारा दिखा के मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो कि आपको फॉर्मूले आते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है कि हम इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखे। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा था कि ये फॉर्मूला तुम ऐसे तब यूज करोगे जब सॉल्यूट जो था जब नॉर्मल हो, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। अगर सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, या जो सॉल्यूट है वो तुमको नाम से पता चले कि यार यूरिया पानी में नहीं टूटता है, शुगर पानी में नहीं टूटता है, सुक्रोज पानी में नहीं टूटता है, एंड सो ऑन, तब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे। और अभी तक जब लगा रहे थे सब फॉर्मूले ना, तो सब ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट थे। लेकिन गलती से अगर इलेक्ट्रोलाइट पानी में जो डाला गया है वो टूट रहा है, माना कुछ कुछ ऐसे बोले MgCl2 पानी में डाल दिया गया, K2SO4 पानी में डाल दिया गया, Na2SO4 पानी में डाल दिया गया, या कुछ भी जो पानी में जाके टूट जाते हैं, ऐसी कंडीशन में चारों के चारों फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। और चेंज होके आएगा क्या? हर फॉर्मूले में आगे की तरफ क्या लग जाएगा? आई। बिना आई लगाए तुम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला विदाउट यूजिंग आई, मतलब सब में आगे क्या लग जाएगा? आई लग जाएगा, जो कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर है। मतलब तुम पहले इलेक्ट्रोलाइट को देखो, सबसे पहली बात यही है, फर्स्टली ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट देखो किस नेचर का है, टूटने वाला कि नहीं टूटने वाला। बच्चों के समझ नहीं आता, मैं अच्छे बच्चों को बता रहा हूँ, लास्ट में रोते हैं फिर ये, अगर आपने इसको थोड़ा भी मजाक लिया इस टॉपिक को। पहले इलेक्ट्रोलाइट को देखो कि टूटने वाला है कि नहीं टूटने वाला। नहीं टूटने वाला है तो ये फॉर्मूले लगेंगे उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए। और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट टूटने वाला है तो ये अब ये लगने लगेंगे फॉर्मूले आई लगा के। मतलब डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता था? के बी इंटू एम, लेकिन अब क्या आ जाएगा? आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता था? के एफ इंटू एम, लेकिन अब क्या होगा? आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता था? पाई इक्वल टू सी आर टी, लेकिन अब क्या आएगा? आई इंटू सी आर इंटू आर टी। ये फॉर्मूले अब लगेंगे। मतलब वही न्यूमेरिकल जो पहले करते थे, पूरी की पूरी लैंग्वेज वही, सब कुछ लैंग्वेज वही, बस पहले अगर माना यूरिया यूज किया वर्ड तो इधर वाले न्यूमेरिकल फॉर्मूले, और वही में कहीं NaCl यूज कर ले यूरिया की जगह खाली तो इधर वाले फॉर्मूले। उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले एक ये छोटी सी बात तो क्लियर हो रही होगी कि हम न्यूमेरिकल में आई कब लगाएंगे और आई कब नहीं लगाएंगे। आई तब लगाएंगे जब सॉल्यूट डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नेचर का हो। जैसे अब मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, ध्यान दो।
और आई कैसे निकालेंगे वो मैं सिखा चुका हूं, बस प्रैक्टिस करने की बारी है। आई निकालने के तरीके कितने होते हैं? तीन तरीकों में पहला तरीका, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने में टूट रहा है, इनिशियली टेकन, कितने इनिशियली थे, इनिशियली टेकन। दूसरा तरीका डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड के केस में, तो उसमें क्या था, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड के केस में। और तीसरा, अगर जरूरत पड़ गई तो रेशियो वाला फॉर्मूला। तीन तरीके होते हैं फॉर्मूले निकालने के, या तो करना ही पड़ेगा, कोई तरीका है नहीं। बायो वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, नहीं तो बाद में फिर कहोगे सर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, बाकी सबके हो रहे हैं। और ये मैं सबसे नहीं, कुछ अच्छे बच्चों से भी सुनने मिलता है बाद में, जो शुरू में चीजें मजाक लेके चलते हैं। एक बात सभी लोग बहुत अच्छे से, यहाँ जितने बच्चे भी बैठे हैं 12th के, ये बात बिल्कुल अच्छे से बैठा लो, जो प्रैक्टिस करना है अभी ही टाइम है। जब तुम अभी पहली बात रिवीजन होगा तब भी तुमको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, तुमको खाली याद करने का टाइम मिलेगा। ये सोचो कि तुम 50, 100, 200 क्वेश्चन लगा डालो, इतना टाइम नहीं मिलेगा। और ये भी मैं बता दूं, अगर तुमने 50, 100, 200 क्वेश्चन नहीं लगाए एक चैप्टर के, 100, 200, 150 क्वेश्चन, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी। बाकी दूसरी चीज है भाई, तुमको अगर दुकान खोलनी है, तुमको कोई बिजनेस करना है, तुमको कुछ करना है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुमको कोई कंपटीशन तुम चाह रहे हो तो जबरदस्ती झूठे सपना मत पालो, फिर खुद को धोखा देने कोई मतलब नहीं। नहीं होगा तो नहीं होगा, ये क्लियर शब्द कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है, तय है। क्योंकि तुम यार अभी जो तुमको टाइम मिल रहा है, तुम अपनी ताकत खुद ही देख लो कितनी तुम्हारी लिमिट है। तुमको अभी टाइम मिल रहा है 50-100 क्वेश्चन करने का, तुम अभी कर नहीं रहे हो यार। बाद में तुम सोचोगे यार अब हम जग जाएंगे, मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया यार, अब हम मेहनत कर लेंगे, तो बाद में को जो दूसरा जो मेहनत कर रहा है वो बेवकूफ बैठा है क्या? वो तो शुरू तब भी कर रहा था मैंने, जो तुम अभी नहीं कर रहे हो, तब 100 क्वेश्चन लगाया था। और अब जब तुम सोच रहे हो करेंगे मेहनत, तब तो वो 300 क्वेश्चन आगे कर लेगा। तो सिलेक्शन उसका होगा कि तुम्हारा होगा। कौन सी सीटें सबके लिए रखी हैं कि जब मेहनत करोगे तो सीटें उतनी ही रखी हैं, सबका हो जाएगा। तो तुम्हारा देखो सपना वही है। तुमको अगर बस खाली घर में नखरे दिखाना है, लड़कियों का क्या होता है कि भाई अभी होगा, रात में रोना धोना मचाएंगे जब रिजल्ट नहीं आएगा। बस ये बड़े बड़े आंसू, बिल्कुल मोती जैसे, बिल्कुल बाल्टी बाल्टी भर के आंसू गिरेंगे, और उतने बड़े बड़े आंसू गिरेंगे कि घर वाले अरे अरे नहीं बेटा रहने दो, रहने दो, ठीक है चलो। क्या होता है, बोर्ड तो तुम्हारा जिंदगी को डिसाइड नहीं करेगा। एक पेपर डायलॉगबाजी चलती है ना फिर व्हाट्सएप वाला, एक पेपर तुम्हारी जिंदगी कौन सी डिसाइड करेगा। वो पेपर भले जिंदगी ना डिसाइड करे, लेकिन उसके प्रति जो डेडिकेशन है वो जो डिसाइड करेगा। या जब तुम अभी इतने के लिए तुम डेडिकेट नहीं हो पा रहे हो, तो बाकी चीज के लिए कब डेडिकेट होगे? मेहनत तो तुमको कभी ना किसी काम के लिए करना नहीं पड़ेगा। ये हम नहीं करें कि, देखिए ये मानता हूं कि भाई तुमको याद नहीं हो रहा है, तुम्हारा सोचने की जगह मतलब कॉन्सेप्चुअल तुम बहुत अच्छे हो, और तुम्हें रटना नहीं पसंद है, कुछ को रटना पसंद है, तो उसमें नंबर का फर्क आ जाए कि भाई 95 किसी का आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, 5 नंबर का अंतर है खाली इस वजह से। लेकिन अब वो तुम समझोगे, वो बेटा सफर करोगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं लगाओगे, मजाक चलोगे, और जो मेहनत कर रहे हैं अभी उनको फिर रिजल्ट मिलेगा भी, नहीं करेंगे तो देखा जाएगा। मुद्दा ये है, हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए इमोशनली होके। मुद्दा बस ये समझो कि इसमें ये फॉर्मूला आई लगा के होगा जब अगर डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नेचर का होगा। आई कैसे निकालेंगे, वो 3 तरीके हमने सिखाए। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये न्यूमेरिकल देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। अच्छा, इसमें तो आई दे ही रखा है, इसमें तो सोचना ही नहीं कि भैया लगाना कि नहीं लगाना, नहीं तो वैसे भी पता चल जाता कि CaCl2 पानी में जाके टूटता है, तो आई लगाते। और ये क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब एक आइडिया लगने लगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला? पाई इक्वल टू आई इंटू CRT। आई इंटू CRT का मतलब आप ओपन करोगे, आई इंटू फॉर्मूला का आ गया सी, मतलब मोलरिटी, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, MB, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, MB, इंटू वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इंटू R, इंटू T। टी देखो दिया है, टी टेम्परेचर कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है, 300 केल्विन। 273 ऐड करोगे ना भाई, केल्विन में कन्वर्ट करना है। और देखो क्या चाहिए, आर चाहिए। एटीएम में है, एटीएम में आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.0831 या 21, दो भी ले लो, काम चल जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी गई 0.75। देखते हैं भैया जी न्यूमेरिकल लगा के, क्वेश्चन कोई कठिन तो है नहीं। पाई की वैल्यू यहां पर दिया गया है कितना, 0.75।
आई की वैल्यू दी गई है, अच्छी बात है, दी गई है, बढ़िया है, 2.47। डब्ल्यू बी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वही पूछा गया है कि कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिजॉल्व किया गया पूछा जाएगा। वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो ये लीटर में दिया है, तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो 2500 मिलीलीटर, तो ये 2500 हो गया। एम बी CaCl2 का निकाल लो, नहीं दिया तो निकाल के रखना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि इसमें अलग चीज पूछ रहा है वो। कैल्शियम का मास कितना होता है 40, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। सॉल्व कर लिया तो 1 MB इससे निकल के आ गया MB। हाँ, तो इतना आया। इसके बाद आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, सारा सॉल्व किया डब्ल्यू भी आ गया। कौन सा कठिन न्यूमेरिकल है? कठिन तो अभी देखोगे तुम, अभी कहाँ है, अभी तो चालू हुआ है बस। लेकिन ये आइडिया लग रहा होगा कब लगेगा फॉर्मूला, कब नहीं लगेगा, ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक, आगे देखो, इस फॉर्मूले में आई लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, कहीं आई दिख नहीं रहा है, बताइए आई लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों आई यूज होगा? क्योंकि K2SO4 है, और K2SO4 पानी में जाकर टूटता है, मालूम है हमें। K2SO4 पानी में, लिखा भी है। अच्छा लिखा भी है, वेरी गुड। तो लिखा है तो बहुत बढ़िया, और अच्छी बात उसने लिख दिया कंप्लीटली डिसोसिएटेड। कंप्लीटली डिसोसिएटेड का मतलब समझ गया ना कौन सा फॉर्मूला लगना है? आई का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला कौन, कितने में टूट रहा है, तो 2+1 में टूट रहा है, और इनिशियली कितना था 1, इनिशियली कितना था 1, तो आई के लिए देखो कितनी निकली 3। मृदुल समझ में आ रहा है कैसे क्या कर रहे हैं क्वेश्चन? मृदुल दीक्षित का ना? हाँ हाँ ठीक है। तो अब इतनी चीज समझ में आया कि आई के लिए ये रख दिया हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का ये भी क्वेश्चन है। देखो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज हो सकती थी, वो तो कॉन्स्टेंटली ऐसा है कि दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल आ गए। अब पाई इक्वल टू आई इंटू CRT लगाओगे फॉर्मूला। क्यों आई इंटू CRT लगाओगे? कि भैया डिसोसिएटेड नेचर का आ गया था। तो पाई इक्वल टू आई इंटू सी का मतलब WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू क्या निकला, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू R इंटू टी। यहाँ पर देखो जरा, देखो 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 क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो पूछा गया है, तो मान चलो इसको ATM में तुम्हें निकालना है, लेट सपोज ATM में निकालना है, तो ATM में निकालना है तो R की वैल्यू 0.0831 रख लो। कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन कितना हो गया? 298 केल्विन। क्योंकि अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करोगे, तो 298 केल्विन आ गया। वॉल्यूम 2 लीटर है, 2 लीटर का मतलब मिलीलीटर में रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2000 मिलीलीटर। MB K2SO4 है, निकाल लो फिर तो मजबूरी है। तो जब MB दिया ना हो और फॉर्मूला पता हो तब तो निकाल ही लोगे। अब पोटेशियम का कितना होता है मुझे याद नहीं, शायद 39 या कुछ चेक कर लेना। सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, जो भी हो वो चेक कर लेना, नहीं तो दिया रहता है एग्जाम में, हमेशा दिया रहता है वो, खाली यहाँ लिखा नहीं बाकी दिया रहता है। ऐड करोगे तो MB आ गया। WB कितना डिजोल्व किया था? 25 मिलीग्राम। 25 मिलीग्राम है, देखा गेम, मिलीग्राम यहाँ हम रखते किसमें है? ग्राम में। तो 25 मिलीग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट करके रखोगे, 25 इंटू 10⁻³ नहीं रखोगे आंसर ये गड़बड़ा जाएगा। आई की वैल्यू कितनी निकाले? 3 निकाले, सारी वैल्यू रखो, आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अभी तो मैं केवल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन करा रहा था, इसमें कुछ था ही नहीं, सब सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बकवास चालू, हाँ कोई बेटा नीचे कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सही स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन करना है। पढ़िए क्वेश्चन। पहले तो इलेक्ट्रोलाइट वो उल्टा सीधा यू बनाए हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट देखो, किताबों में देखोगे तो उसका सॉल्यूशन बड़ा अजीब तरीके से दिया है, बहुत लेंदी और बड़ा सॉल्यूशन दिया है। मैं इसका आसान जितना हो सकता है उतना सॉल्यूशन दूंगा, वो भी आसान नहीं है, लेकिन आंसर 99% मैच कर जाएगा, उतने पे आपको नंबर मिल जाएगा, इसलिए लेंदी तरीका अपनाने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले तो ये टूट रहा है, क्योंकि भैया ये डिसोसिएट होगा। क्यों डिसोसिएट होगा? क्योंकि एक एसिड है, और एसिड जो होते हैं वो पानी में जाके टूटते हैं। पानी में जाके कैसे टूटते हैं? पानी में जाके वो टूटते हैं CH3 CH2 CH Cl COO- और H+। एक बड़ी चीज है, एक के दिए हैं, ये तो अभी तक तो कहीं जरूरत ही नहीं था यार, के कहाँ से आ गया सर ये अचानक? सॉल्यूशन में के कहाँ क्या करने आया है?
तो के यूज हुआ है इक्विलिब्रियम चैप्टर का, क्लास 11th का। ठीक है, जरूरी नहीं होती हर चीज पीछा छोड़ ही दे। तो ये देखो मोनो बेसिक है। क्यों मोनो बेसिक है? ये मोनो बेसिक इसलिए है क्योंकि ये एक H प्लस दे रहा है, ये एक H प्लस दे रहा है, एक H प्लस देता है तो मोनो बेसिक होता है। किताबों में क्या किया गया, इसको फिर से डिराइव किया गया, C0 0 फिर C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा, ऐसे करके किताबों में दिखाएं। क्या जरूरत है भाई? मोनो बेसिक के लिए तुमने 11th में एक फॉर्मूला रटा था सीधे, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो क्यों ना भैया वही फॉर्मूला लगाओ, जबरदस्ती काहे इधर उधर भाग रहे हो? आप केवल ये फॉर्मूला लगाओ कि ये है फॉर्मूला। आपको वैसे दिखाने की जरूरत नहीं कि वैसे पूरा एक्सप्रेशन दिखा के फॉर्मूला दिखा के वैल्यू रख के तब निकालो, कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ऐसे लगा पाओ के क्या। ठीक है, ये वह के की वैल्यू। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है एक तो के दिया है, 10 ग्राम डिजॉल्व किया गया है, डब्ल्यू भी दिया है, डब्ल्यू भी कितना दिया गया है 10 ग्राम। क्वेश्चन ठीक ठाक है, ध्यान दीजिएगा। कितने के अंदर? कितने पानी के अंदर? 250 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व किया गया। KF दिया गया है, KF कितना दिया गया है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। ध्यान दो पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब कमी कितनी आई फ्रीजिंग पॉइंट में, कोई बताना चाहे एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्या पूछ रहा है वो? वाह, डेल्टा टीएफ, ठीक है, टीएफ तो दिया ही। अब डेल्टा टीएफ दिया है तो कम से कम तुम डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाओ भाई। अब डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाते समय बिल्कुल होश में कि भैया ये आई लगेगा। हाँ आई लगेगा, क्यों आई लगेगा? क्योंकि वो डिसोसिएशन कहीं अंदाजा लग ही गया। वैसे भी ये बता दीजिए क्या समझ। बेटा के समझाने के लिए मैं 11 में दोबारा तो जाऊंगा नहीं, बस इतना याद रखो के जो होता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और ये मान के चलो कि जब कोई एक H प्लस देता है, ऐसे ही कोई टूटता है, तो उसका के इतना ही निकलता था। याद करो बेटा, जब तुमको मैं इक्विलिब्रियम में पढ़ा रहा था ऐसे, तब तुम हे दांत निकाल रहे थे, सुनते नहीं थे मेरी बात। अब आप पूछ रहे सर ये बता दो हमको, तो देखो C0 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा ऐसे टूटता था। फिर हम एक्सप्रेशन बताते थे कि भैया के का एक्सप्रेशन बनेगा, कैसे एक्सप्रेशन बनेगा कि ये बनेगा CH3 CH2 CHCl COO माइनस एक में, दूसरे में आ जाएगा H प्लस, नीचे क्या होता था, नीचे ये होता था, ये वाला जो आयन होगा ये पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर वैल्यू रखेंगे C अल्फा इंटू C अल्फा, नीचे वैल्यू रखा तो C माइनस C अल्फा, C कॉमन ले लिया तो आया क्या C स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा। कुछ याद आ रहा है बेटा विजन? थोड़ा फिर बेचारा याद भी नहीं आ रहा, तब भी कहना पड़ रहा है सर। ठीक, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो, तो इतनी चीज ये था। अब पहले फॉर्मूला तो लगा ले, बाकी देखा जाएगा भाई। फॉर्मूला आता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, मोलालिटी का फॉर्मूला आना है तो MB इंटू डब्ल्यू इन ग्राम। देखो किताब पे चक्कर ना पड़ना, वो बिना मतलब लंदी कर देते हैं, वो पता नहीं क्या उनके मन में रहता है। ये सब क्वेश्चन हम देखें बिना मतलब लंदी कर दिए। अपने हिसाब से देखो क्या क्या तुम्हें पता है, डब्ल्यू भी तुम्हें पता है, MB तुम्हें पता है। क्यों MB पता है? क्योंकि अगर इसको ऐड करोगे तो MB निकल के आ जाएगा, सबका मास। क्लोरीन का 12, हाइड्रोजन का निकालोगे, सबका ऐड करोगे तो ये MB निकल के आ जाएगा। MB इज नोन। WA कितने ग्राम पानी है? 250 ग्राम पानी है, तो यू नो पता है। ऊपर केएफ भी होगा तो फॉर्मूले में। हाँ हाँ वो सारी छूट गए, KF इंटू M होता था तो हाँ। और KF की वैल्यू पता है तुम्हें, नोन है, वेरी गुड। डेल्टा टी पूछा था तो मतलब एक ही खाली परेशानी है इसमें कि आई खाली हमको निकल के आ जाए, मान के चलो कि पूरा न्यूमेरिकल तुमने उद्धार हो गया तुम्हारी जिंदगी का, तुमने जिंदगी में अपना पूरा उद्धार कर लिया, आई की वैल्यू खाली पता चल जाएगा। हाँ आई के लिए फिर अब से समझो आई कैसे निकालेंगे। आई निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताओ? अच्छा पहला, पहला दूसरा तीसरा, पहला वाला ये देखो ये वाला कौन सा R2 आएगा, ये वाला लगाएंगे क्या कि नहीं ये? सर ये सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला, सर ये वाला। ये थर्ड वाला क्या? ये जो हाँ लेफ्ट साइड
ये वाला लगाएंगे, डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगा दो। ये अच्छी चीज। और किताबों में क्या किए हैं, कुछ अलग तरीके से किए हैं, वो लेंदी कर दिए किताबों में। तो आप सीधे आई का डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगा दो। डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला क्या कहता है, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। एन यहाँ क्या है, कितने में टूट रहा है, तो कितने में टूट रहा है, 2 में टूट रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी रख दी, 2 रख दी तुमने। अब अल्फा कैसे निकालें, अब फिर से टेंशन, अल्फा तो दिए नहीं, तो अल्फा निकालने के लिए यहां पे जाओ। अल्फा निकालने के यहाँ पे कैसे जाओगे, यहां पे अगर ध्यान दो तो के की वैल्यू दिया हुआ है, के की वैल्यू पता है। नीचे निगलेक्ट कर लेते थे, पहले भी याद करो जब क्वेश्चन करते थे तो कभी भी ये फॉर्मूला लगाते थे तो नीचे निगलेक्ट करके लगाते थे, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लगा दो खाली फॉर्मूला। अब के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लगा दिए, के दिया हुआ है, नोन है। अल्फा यहां पर स्क्वायर रूट लोगे, मतलब अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई सी। तो यहां पर के तुम्हें पता है, सी है कंसंट्रेशन, तो ये तो निकाल ही सकते हो यार कहीं ना कहीं। मोलारिटी है तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन। वैसे वैसे तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर होना चाहिए, वैसे तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तुम कंसंट्रेशन मोलारिटी ले लिया करो, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलारिटी मोलारिटी सेम होती है, तो ये वैसे भी डाइल्यूट है, तभी तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा है कि पूरा नहीं टूट रहा है। तो ऐसे केस में तुम कंसंट्रेशन को लेकर कंफ्यूज मत हुआ करो, तुम वही कंसंट्रेशन जो मोलालिटी होता है, तुम मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये तुम अलग से पहले निकाल लो, ये मोलालिटी तो था, ये क्या था, एम ही तो था। फॉर्मूला क्या होता था, आई इंटू के एफ इंटू एम। तो एम तुमने कहीं ना कहीं निकाला होगा, वो एम जो निकाला है वो यहाँ रख दो। के दिया हुआ है, स्क्वायर रूट खाली ले पाओगे यही हमको डाउट है, क्वेश्चन तो बात है, तुम स्क्वायर रूट में तो हालत खराब हो जाएगी। आईएससी वाले तो कैलकुलेटर उड़ा देंगे, सीबीएसई वालों को भरोसा नहीं। तो जैसे स्क्वायर रूट लोगे तो अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा आ गया तो अल्फा यहाँ रखो, अल्फा यहाँ रखा, एन की वैल्यू 2 रखा, तो यहाँ से क्या निकला, आई निकला। आई की वैल्यू यहाँ रखो, डेल्टा टी है क्या, फिर नहीं। आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या किसी को? हाँ बेटा क्या बता रहे हो, रूट में रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। हाँ बेटा एग्जाम में जाने की क्या जरूरत है, एहसान लाद दे रहे हो एग्जामिनर के ऊपर, तुमने सोच लिया एहसान लाद दिए भैया, क्या करोगे पढ़ लिख, लिख दो कि हमको क्वेश्चन आता है, हम नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो, ऐसे लिख के चले आना एग्जाम में, वो कर लेगा जो करना हो उसको, फिर रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मतलब ये 3 स्टेप में एक तरीके से टूटा। पहला स्टेप फॉर्मूला अप्लाई किया तुमने, दूसरा स्टेप ये सेकंड वाला आई निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, लेकिन थर्ड स्टेप तो चलना है उल्टा करके। पहले थर्ड स्टेप लगा के तुम पहले निकालोगे अल्फा, अल्फा की वैल्यू रखोगे सेकंड स्टेप में, तो यहां से निकलेगा आई, और आई को जब यहां रखोगे तब निकलेगा डेल्टा टी एफ। उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वो रिपीट करके इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं। ये तो क्वेश्चन था आसान थोड़ा सा, ठीक, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था। क्वेश्चन ये भी आसानी दिख रहा है, कोई कठिन तो नहीं लग रहा है, देखते हैं, चलिए देखा जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, पहले देखिए क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि जो गिवन है वो लिख लो, डब्ल्यू बी। सॉल्यूशन हमने करना चालू किया, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, कॉपी में गिवन लिखा करो, गिवन में डब्ल्यू बी दिया है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखने की जरूरत है, ये दिया है 90.5 ग्राम, उससे कोई चीज़ छूटती नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ रहे हो लिखते जाओगे, यही तो तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। जब लिखते जाओगे तो कम से कम को पता भी चल जाएगा क्या पता क्या नहीं पता है, और कोई तरीका नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने का। इतने में डिजॉल्व किया गया तो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू कितने में डिजॉल्व किया गया तो 500 ग्राम पानी में डिजॉल्व किया गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ हाँ देखते हैं रुक जाओ। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो देखा गया डेल्टा टी एफ, वो कितना देखा गया 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन तुरंत वहाँ केल्विन में जरूर कन्वर्ट कर देना, केल्विन में चेंज जो होता है वो उतना ही रहता है, इमोशन में आके 273 ऐड ना कर देना। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, आई जो है वो निकालने को कह रहा है, इस केस में क्वेश्चन अलग है, और वो साथ ही सामने कह रहा है तुम के भी निकालो, ये भी कह रहा है। अब वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू, आई क्यों लग गया, क्योंकि भैया आप डिसोसिएटेड एसोसिएटेड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, पहले जो उस दिन न्यूमेरिकल कर रहे थे तो उसमें आई वाई कहीं नहीं यूज होता था, डिवाइडेड बाई एम बी इंटू, यहाँ पर क्या जाएगा डब्ल्यू ए इन ग्राम, डब्ल्यू ए इन ग्राम। अब देखना चालू करते हैं कि क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है। डेल्टा टी एफ दिया हुआ है,
के एफ देखो हमने क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक बेटा, वो लिखना भूल गए होंगे हम। ये के एफ हमेशा दिया होता है, के एफ पूछा नहीं गया, वो अलग चीज पूछा है। डिस्कशन क्वेश्चन का के एफ पूछा गया। के एफ की वैल्यू फिक्स भी होती है। वैसे मैंने एक दिन बोला भी था तुमसे कि के एफ की वैल्यू वाटर के लिए रट डालो 1.86। ठीक, तो वो याद भी कर लेना, अदरवाइज वो दिया रहता है बोर्ड में। तो के एफ की वैल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू भी दिया हुआ है, एम भी जोड़ करके निकाल लोगे, कौन सी बड़ी बात है। सबको पूरा ऐड करोगे, CH2FCOOH, ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा इसमें CH2FCOO माइनस में, और किसमें टूटेगा, H प्लस में। इसका टोटल मास ऐड करोगे, जैसे मास ऐड करोगे तो एम बी निकलेगा। एम बी निकलेगा, 2-4 बच्चों की हालत ही खराब हो जाती है, भाग जाते हैं, अमन भाग गया बेचारा। अब एम बी निकलेगा तो एम बी रख दो यहाँ पे। डब्ल्यू ए कितने के अंदर डिजोल्व किया गया है, 500 ग्राम पानी के अंदर, उसको यहाँ रख दो। डेल्टा टी एफ यहाँ रखा है, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया बड़ा आराम से। पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व, पहला पार्ट। खुश हो जाओ, मुस्कुराओ कि आप लखनऊ में हैं और आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। आई निकल के आगे। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा था वो, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलता है, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, यही लगा दो, 1 माइनस अल्फा करने की होती नहीं, नीचे निगलेक्ट कहीं करना होता था। हम 1000 बार सिखा चुके हैं कि सी की जगह पर क्या रख दिया करो, मोलालिटी। इन क्वेश्चन में मोलालिटी बराबरी होता है वो मोलारिटी है, लेकिन रख के काम चला लेंगे। मोलालिटी थी कितनी, ये इतनी वैल्यू, जो इतनी वैल्यू थी वो मोलालिटी थी। उठा के रखा, जैसे ये वैल्यू यहाँ पर रखा तो यहाँ कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर के। यहाँ से सॉल्व किया तो अल्फा इक्वल टू क्या आया, के डिवाइडेड बाई समथिंग वैल्यू, मतलब सीधे सॉल्व किया तो अल्फा भी आया। अल्फा ना 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 ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा था ना, तो ये कहाँ से आ जाएगा, इसमें तो दो चीजें अननोन है, यहाँ से कहाँ से हो जाएगा। तो के भी नहीं पता और अल्फा भी नहीं पता। वो तो निकालने के लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। लेकिन पहले अल्फा तो निकाल लो, इसकी जगह तो चलो एम रख दोगे। अब अल्फा निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला, अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। टूटने वाला है, कितने में टूट रहा है, 2 में, तो एन की वैल्यू यहाँ क्या रख दोगे, 2। आई की वैल्यू दे रखी होगी, नहीं आई तो निकाले थे पहले स्टेप में, पहले स्टेप में आई निकाल लिए थे, तो क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा। अल्फा की वैल्यू इसमें रखो तो खुद के ही आ जाएगा। देख लो भैया, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, नहीं कर पाओगे तो भैया क्या करना होगा, है आसानी क्वेश्चन। सर आई कहाँ निकाला, आई कहाँ निकाला, मतलब समझा नहीं, आई निकाले तो आई, पहला स्टेप तो आई ही निकाले थे। देखो पहले स्टेप में सबको दिया था तो आई ही तो निकालना था, पहले स्टेप में आई नहीं निकाले थे, पहले स्टेप में आई निकाले। दूसरे स्टेप में ये फॉर्मूला लगा के इसमें एन 2 में टूट रहा है, अल्फा जो है वो निकाल लो, आई निकाल ही चुके थे पहले, अल्फा निकला, अल्फा जब इसमें रखोगे तो के निकल के आ जाएगा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद एक अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं जो बहुत काम की है, जो बच्चे भागे हैं उनका नुकसान पक्का तय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड में भी बहुत ज्यादा आता है, तो उसको लिख लो, वेरी 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 5-6 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन वो कुछ ऐसे देता है कि वो कुछ इलेक्ट्रोलाइट बोल के देगा, इलेक्ट्रोलाइट बोल के देगा, कहेगा कि मेरे सामने 0.1 मोलारिटी ग्लूकोज है, कहेगा मेरे सामने 0.1 मोलारिटी ग्लूकोज है, ऑप्शन नंबर ए। कहेगा मेरे सामने 0.1 मोलारिटी NaCl है, कहेगा और तुमसे बढ़िया, ठीक है। किसी ने कहा कि एक्वा सॉल्यूशन किसका दिया गया है, 0.1 मोलारिटी ऑफ Na2SO4, किसी ने कहा ये। किसी ने कहा कि भैया 0.1 मोलारिटी एक्वा सॉल्यूशन है किसका, K2 और कुछ भी ऐसे ले लिया, Na2FeCN का होल 6, कुछ ऐसे। ठीक, मैं इसको थोड़ा सुधार दूंगा, बट ऐसे में फेर होगा, और Na2 नहीं Na4 था। अब इसने कहा कि इसको मान लिया D, ये इन तीनों चारों के एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब एक जगह इसका एक्वा सॉल्यूशन भरा रखा है, एक जगह इतने कंसंट्रेशन का NaCl का सॉल्यूशन है, एक जगह इतने कंसंट्रेशन का Na2SO4 है, एक जगह इतने कंसंट्रेशन का ये।
कहेगा वो कि अरेंज देम, अरेंज देम, इनको अरेंज करो। कैसे? हम अलग अलग पार्ट बोल दे रहे हैं। पहले हमने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हमने कहा अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, कुछ भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोल दे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। माना उसने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ना 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 ये तो गलत हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी मैं लिखूंगा लेकिन पहले देखो दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या दिया है, इस बात को बहुत ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बिल्डिंग बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। अब इसी को बदल दे रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ खाली बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितनी वेपर प्रेशर में कमी आई है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चौथा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कहे इसके अकॉर्डिंग अरेंज करो। माना वो कहे कि भैया आप अरेंज करो कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और कहे आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केवल फ्रीजिंग पॉइंट। ये 5 केस है। अब इनका सबका मतलब समझाता हूं, ध्यान दो। पहली बात तो ये समझो कि इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। एक ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा था, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। ऑस्मोटिक प्रेशर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। इतनी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। ये क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं, थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ध्यान दो सभी लोग। ये टूटेगा किसमें, ये पानी में जाके, ग्लूकोज क्या पानी में जाके टूटता है, बोलो आंसर। नो सर। नो, तो ये पानी में जाके नो डिसोसिएटिव, पानी में जाके नहीं टूटता है। ये पानी में जाके कैसे टूटेगा, Na+Cl-, मतलब ये कितने में टूटेगा, दो आयन में टूटेगा। ये पानी में कैसे टूटेगा, 2Na+, SO4 2-, कितने में टूटेगा, 3 आयन में टूटेगा। ये कितने में टूटेगा, 4Na+ एंड दिस कॉम्प्लेक्स, ये कितने आयन टूट रहा है, 5 आयन में टूट रहा है। तनिक हमको बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूट पार्टिकल के तो रिलेशन तो वही आएगा। कौन सा रिलेशन वही आएगा, इसका रिलेशन। सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग है ना, तो कम से ज्यादा, सबसे कम किसकी, ए की, फिर किसकी, बी की, फिर किसकी, सी की, फिर किसकी, डी की। ठीक, जहां जहां वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां जहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहां वहां रिलेशन यही यूज होगा, नॉर्मल वाला रिलेशन। जहां जहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहां वहां रिलेशन वही होगा, क्योंकि जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सबसे ज्यादा इसमें है तो सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें होगी, मतलब सबसे ज्यादा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसमें होगा, सबसे ज्यादा जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा वो इस सॉल्यूशन में होगा, सबसे ज्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकलेगा जिस सॉल्यूशन का वो इसका होगा, सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो इसका होगा। लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों में रिलेशन, तो इसमें तो चलो वही आ जाएगा, इसमें तो कोई ऑर्डर नहीं, इसमें ऑर्डर वही आ जाएगा A B C × D। क्यों, देखो क्यों, हमने कहा कि किसी चीज का, थोड़ा ध्यान दो, हमने कहा माना ये A था ये था B, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने एक एग्जांपल के तौर पर समझना, हमने कहा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, शुरू में दोनों का 100 था। हमने कहा इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, इसमें एलिवेशन आया कितना 5 का, तो अब फाइनल कितना हो जाएगा, अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, अब बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 105। इसमें कितना इंक्रीमेंट आया 10 का, तो अब कितना हो जाएगा 110। तो ज्यादा किसका होगा, जिसमें इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ होगा, तो इसीलिए ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का वही है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जो पहले था उसमें ऐड हो गया, तो जितना इंक्रीमेंट होगा जिसमें ज्यादा इंक्रीमेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो
तो तुमने देखा कि डी में इंक्रीमेंट ज्यादा था, एलिवेशन ज्यादा था, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा। तो आधे में तो कोई रिस्क ही नहीं है, मतलब ये मैं चाहे बार रट लेना, कब इवन कंपटीशन में भी ये बात आती है, इतनी चीज चाहे तो तुम रट लो। क्या रट लो कि सर ने ये बोला था कि अगर ये ऑर्डर अरेंज करने के लिए आए तो सीधे बस ये देखो कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हैं, उसके बेसिस पे अरेंज कर लेंगे। लेकिन जहां केवल फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट में कहानी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है फ्रीजिंग पॉइंट में कहानी, थोड़ा यहां देखो। मुझे जरा ये बताओ कि किसी का फ्रीजिंग पॉइंट, सुनना, हमने कहा किसी का फ्रीजिंग पॉइंट पहले हमने कहा माना 10 था, हमने कहा पहले किसी का 10 डिग्री सेल्सियस था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस का था। एलिवेशन इन बॉइलिंग, वो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कहते हैं कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने कहा डिप्रेशन इसमें कितने का आया, 5 का, इसमें डिप्रेशन कितने का आया, 8 का, तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट देखो किसका आया, कितना है, इसमें फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट 5 आया, इसमें फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट 2 आया। ये कहानी पलट गई। क्या पलटी, कि जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट में कमी ज्यादा आई है, जिसमें कमी ज्यादा आई है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम निकलेगा, जिसमें कमी कम आई उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा निकलेगा। ये चीज समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों, कोई भी लोग? मतलब एक सीधा सा, हाँ मतलब सीधा सा रिलेशन ये है कि भैया जब एलिवेशन जो है इसमें, एलिवेशन जो है सॉरी कमी जो आई है इसमें ज्यादा आई है, तो जो कमी होने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम निकलेगा ना। तो अब मैं वही वापस पे आऊं, तो इनमें देखो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी सबसे ज्यादा किसमें थी, डी में, तो डी में कमी सबसे ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम डी का होगा, इसलिए ऑर्डर यहां क्या जाएगा, डी सी बी ए। और अगर ये इतनी थ्योरी ना दिमाग में आ रही हो तो केवल एक रामबाण ये है कि रट डालो। क्या रट डालो, कि सब में क्या करते हैं कि जितना ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा ऑर्डर, जितना ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा ऑर्डर। लेकिन जब केवल फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, डिप्रेशन नहीं, केवल फ्रीजिंग पॉइंट, जब केवल फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेगा तब हम ऑर्डर पलट देंगे। और ब्रैकेट में जब लिखना होगा तो बस एक ही लाइन लिखेंगे, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, बस यहीं से इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं हर एक रीजन में। ये एक साथ नहीं आता है अरेंज करने के लिए, कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा। हमने तो इसी में 5 क्वेश्चन बनाए हैं और 5 में केवल फ्रीजिंग पॉइंट पे ध्यान देना है, बाकी वालों में नॉर्मल चलना है। नॉर्मल का मतलब जितने ज्यादा में टूटे उतनी ज्यादा कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। अब बैठ के आराम से सोचोगे तब ये चीज क्लियर होगी ज्यादा अच्छे से। ये यहां तक की सारी चीजें मैंने आपको एक एक बात एक्सप्लेन की। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक चीज जो बोलने जा रहा हूं इस चीज को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। लगभग आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में बस केवल एक हेडिंग रह गई है, मैं वो बता दूं, वो रह गया है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मैं इसकी डिफिनेशन केवल बता दे रहा हूं। ज्यादा नॉलेज के लिए जब बहुत ज्यादा पढ़ना हो, एग्जाम में देखो केवल डिफिनेशन आता है, इवन बोर्ड में। जिसको बहुत ज्यादा पढ़ना है तो मैं आज अपना जो लेक्चर इसका बनाया था मैं इसको आपको भेज दूंगा, उसमें थोड़ा ज्यादा डीपली समझाया गया है। क्यों, अभी तब तक के लिए ऐसे समझो कि होता क्या है कि जैसे माना मैंने 2 लिक्विड मिलाए, एक मिलाया ए एक मिलाया बी, तो हमने कहा कि ए और बी जो हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। हमने कहा इसका बॉइलिंग पॉइंट माना 80 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 90 है। तो पहले ये क्या होगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बाद में जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माना कुछ मिक्सचर ऐसे बन जाते हैं, हमने मिलाया ए और बी को ही लेकिन एक प्रोपोर्शन में मिलाया, कुछ मतलब ए हमने ज्यादा कर दिया या बी कम कर दिया, कुछ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिलाया, कुछ ऐसा मिलाया ए और बी को कि ये जो है अब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करेंगे, इवोपरेट करेंगे। मतलब हो सकता है कि इसका 90 था इसका 80 था, अब दोनों सीधे 70 पे इवोपरेट करें, या दोनों हो सकता है अब 92 पे इवोपरेट करें, लेकिन दोनों अब एक साथ करेंगे। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब हम कहते हैं दोज मिक्सचर विच इवोपरेट या वेपराइज, जो इवोपरेट होता है या वेपराइज होता है, वेपराइज वर्ड वो यूज करो ज्यादा सही, विच वेपराइज एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होते हैं, इवोपरेट होते हैं। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं
मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, एक को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, और एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अभी बस हिंट याद बता दूं, हिंट केवल, कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप वो होते हैं जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वो सारे एग्जांपल इसमें आ जाएंगे, और जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होते हैं वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। बस मैंने केवल डिफिनेशन आपको बताई है, बाकी आपको लेक्चर में भेज दूंगा, एक बार उसको देख लीजिएगा, बोर्ड में केवल डिफिनेशन आती है और एग्जाम्पल, तो एक बार आप उसको देखोगे या तो आप कहोगे तो नेक्स्ट लेक्चर नया चैप्टर चालू करने से पहले मैं इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास पहले मैं यहीं तक रखता हूं। चलिए बेटा ध्यान दीजिए।